बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 6 करने जा रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट हो। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने का मेरा इरादा है ताकि पूरी बुक ही ख़त्म हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। सॉरी, बुक नहीं, चैप्टर ख़त्म हो जाए पूरा का पूरा, ताकि चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएं फिर हम। एड्रीनल ग्लैंड्स, इसको देख लिया जाए। उसके बाद गोनेड्स, इसको देख लिया जाए। गोनेड्स के बाद फीडबैक मैकेनिज़्म, इसको देख लिया जाए। और नंबर 4 पे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये देख लिया जाए। अब नियत तो है, शुरू करूँगा। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 5 में भी मैंने कहा था चलो ये कवर हो जाएगा, लेकिन बस वो नहीं कवर हो पाया। लेकिन बहरहाल चलते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बार बार इस बात का बताता हूँ कि भाई बायोलॉजी मुश्किल नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाएं, तरीके से स्टडी करें, तो हमें आसानी से हमारे जहन में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। जैसे इसके टॉपिक पहला है इंट्रोडक्शन का, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तारुफ क्या है इसका, सबसे पहले ये। और तारुफ जब होता है किसी चीज़ का, तो हम किससे स्टार्ट लेते हैं? व्हाट, ये है क्या, ये है क्या। टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, ये अब बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप ये एड्रीनल ग्लैंड भी है। नंबर, इसका मोबाइल नंबर नहीं बल्कि इसकी तादाद। नंबर से मतलब यहाँ पर तादाद, कितने हैं ये एड्रीनल ग्लैंड? 2 हैं, 4 हैं, तो भाई ये 2 हैं। ठीक है, लेक्चर को नोट करते रहिए। हमारी बॉडी में ये किस जगह पर है, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या हमारे ब्रेन में है या पेट में है या टांगों में है? ये किडनीज पर है। किडनी हमारी कितनी है? 2 हैं। ये ग्लैंड कितने हैं? ये भी 2 हैं। एक किडनी पर एक जो है वो ग्लैंड मौजूद है। ये क्या हो गई? ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, ईच ऑन बोथ किडनी। अच्छा, इसकी शेप की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पे इसकी शेप कैसी है? आपको याद है जो मास्टर ग्लैंड है उसका, जो हमारे पास, उसका क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो है वो पी शेप का है और पी साइज़ का है, मटर के दाने के बराबर। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप्ड है। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप्ड, यानी कि इस तरह की शेप होती है इसकी। ठीक है, इस तरह की शेप होती है उसकी। 4 बातें पता चल गई अब आपको। देखें, ये तारुफ कहलाता है। ये क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। अब आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर। नोट करते हैं, ये नोट्स बन रहे हैं आपके सारे के सारे। ठीक है भाई। पार्ट्स, क्या इसके कुछ हिस्से भी हैं? नंबर 5 पे जी बिल्कुल, इसके हिस्से भी हैं। इसके 2 पार्ट्स, क्या नाम है उनके? एक आउटर पार्ट है, यानी कि हर ग्लैंड के 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक आउटर पार्ट है और दूसरा जो है वो इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट है, एक ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसका नाम है एड्रीनल
कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट हो गया। और उसी ग्लैंड का जो इनर पार्ट है, 7वां पॉइंट आ गया, इनर पार्ट है, उसको कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला। अब हम इन दो पार्ट्स को अलग अलग जो है डिस्कस कर लेंगे। मिटा दूं इसको, और क्या क्या इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लें। पहला पार्ट जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स, पहला स्टेप जो होता है ना, पहला स्टेप यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए भाई ये क्या है। आपसे कोई पूछे यार एड्रीनल कॉर्टेक्स है क्या, व्हाट, तो इसका आपके पास क्या जवाब होगा? आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है ना, जिनको लिखना आता है, उनके लिए ये पॉइंट्स बड़े प्रीशियस हैं। वो जानते हैं कि इन पॉइंट्स को लेके हम आसानी से पूरा पैराग्राफ, 1-2 पेज जो है ना वो लिख डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है भाई। तो ये आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ग्लैंड्स का बेसिकली काम क्या है? उनका काम ही ये है कि वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। टाइप ऑफ हार्मोन्स कौन से ये रिलीज़ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ हार्मोन्स, ये 2 किस्म के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है। नंबर 1 है स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है भाई। और इसी स्टेरॉयड हार्मोन को लिपिड हार्मोन भी कहा जाता है, LIPID, LIPID, लिपिड हार्मोन भी इसको कहा जाता है। दूसरी किस्म का जो हार्मोन है जो ये रिलीज़ करते हैं वो कार्टिसोल हार्मोन है, कार्टिसोल हार्मोन। ठीक है भाई। तो 2 किस्म के ये जो है वो क्या करते हैं, हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है। काम क्या है इनके? अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फंक्शंस अगर इसका देखें तो फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन, अब काम भी तो होगा ना। अल्लाह ताला ने अगर ये ग्लैंड बनाया है और ग्लैंड का ये पोर्शन है अलग एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो इसका कोई काम भी तो होगा। इसका एक काम तो पता ही है आपको कि इसका काम जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन या लिपिड हार्मोन रिलीज़ करना है। तो काम जो ये करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स वो अपने इन 2 हार्मोन्स की मदद से ही करेगा। लेकिन ये 2 हार्मोन्स कर क्या रहे हैं, तो इनका आप काम देख लीजिए। इनका काम है रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, पहला काम। फंक्शंस पूरे तरतीब से, रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। रेगुलेट वर्ड को ज़रा समझ लीजिएगा। रेगुलेट वर्ड का मतलब ये होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की होने को एंश्योर करना। ठीक है, किसी चीज़ के होने को एंश्योर करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब है लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो क्या मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको इंश्योर करने का काम, उसको हम कहते हैं रेगुलेट करना। दिस इज़ कॉल्ड रेगुलेशन, कि किसी काम को इंश्योर करना कि वो सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको सुपरविजन भी आप कह सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा तो फिर आपका काम है कि उसको चेक करें और उसको ठीक करें। अगर तो ऐसा नहीं हो रहा तो उसको आप करवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ गई बात? इसी को हम कहते हैं रेगुलेशन। तो ये जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसका काम है रेगुलेट करना बॉडी मेटाबॉलिज्म को। यानी कि मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं हो रहे, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है अपने इन हार्मोन्स की मदद से उनको रेगुलेट करवाएगा, उनको प्रॉपर करवाएगा कि वो मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस प्रॉपरली हों। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा दूसरा काम इसका क्या है? मेंटेन करना। किस चीज़ को मेंटेन करना? आपकी बॉडी में
वाटर को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट को मेंटेन करके रखना। मतलब ये कि आपकी बॉडी में वाटर कम ना हो और ना ज़्यादा हो, वो बैलेंस, जितनी मिकदार आपको वाटर की चाहिए आपकी बॉडी को उतनी ही रहे, और सॉल्ट्स की मिकदार आपकी बॉडी में ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, मुनासिब मिकदार हो जितनी आपकी बॉडी को नीड है। ठीक है भाई। इसके अलावा तीसरा काम क्या है, रेस्पॉन्स, बीमारी की हालत में, रेस्पॉन्स टू इलनेस, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उस सिलसिले में रेस्पॉन्स जनरेट करना ताकि आपको ठीक किया जा सके। ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो अपने इन हार्मोन्स की मदद से करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी टिश्यू, अगर कोई डैमेज हो जाता है आपकी बॉडी का टिश्यू, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू, आपकी बॉडी का कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, इन्फ्लेम, सूज जाता है, ख़राब हो जाता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसको ठीक करने का ज़िम्मेदार है अपने इन दो किस्म के हार्मोन्स की मदद से। इसके अलावा ग्लूकोज की प्रोडक्शन, आखिरी काम इसका चौथा, एंश्योर करना, किस चीज़ को, स्टिमुलेट करना, मुतहर्रिक करना। स्टिमुलेट मतलब मुतहर्रिक करना, हरकत में लाना, किस चीज़ को, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को, ग्लूकोज प्रोडक्शन। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही तो उसको स्टिमुलेट करना कि भाई सही तरह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में। अगर उस कोई भी आपका निज़ाम है बॉडी का जिसकी ज़िम्मेदारी है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना, और वो निज़ाम जो है ग्लूकोज को प्रॉपरली अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसकी ज़िम्मेदारी है, ये इसको सही करेगा। ठीक है भाई, आगे चलें। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जिसको एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। मिटा दूं इसको। सेकंड पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ये इनर पार्ट, एड्रिनल मेड्यूला। किससे शुरुआत करते हैं? कोई आपसे पूछ ले भाई ये क्या है, तो क्या आपके पास इसका जवाब है? बिल्कुल आपके पास जवाब होना चाहिए। आप कहेंगे ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट है ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है भाई एड्रिनल ग्लैंड तो दो होते हैं, कौन से वाले ग्लैंड का इनर पार्ट है? आप कहेंगे दोनों के अंदर ये मौजूद होता है, एक ग्लैंड के दो पार्ट हैं और दूसरे के भी यही दो पार्ट हैं। तो ये एड्रिनल मेड्यूला एक ग्लैंड में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है भाई। अच्छा, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ये कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहा है? टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, देखिए ये क्या है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है। कितनी आसानी से आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, आप इसको नोट भी कर रहे हैं और ये आपको याद भी होगा। इसका नाम है एड्रीनालाइन हार्मोन, एड्रीनालाइन हार्मोन, और इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है भाई। मेन फंक्शन क्या है इसका? तीसरा पॉइंट, ये तो आपको पता चल गया है कि ये एड्रिनल मेडुला है क्या, इसके टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या हैं, ये भी आपको पता चल गया, एड्रीनालाइन हार्मोन है या एमरजेंसी हार्मोन है। मेन फंक्शन, अब इसका काम क्या है? मेन फंक्शन, उसके तो हमने बहुत सारे काम देखे थे एड्रिनल कॉर्टेक्स के। इसका मेन फंक्शन क्या है? रेस्पॉन्ड टू एमरजेंसी कंडीशंस, रेस्पॉन्स टू एमरजेंसी कंडीशंस। एमरजेंसी कंडीशंस जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी होती हैं,
ठीक है। लेकिन ये बॉडी के अंदर की इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, ये बॉडी के बाहर की हैं जी। कोई फड्डा वड्डा हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, 4-5 8-10 लड़के आ गए हैं अचानक पिस्टल वगैरह लेके आपको मारने के लिए, तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको अपनी जान का ख़तरा हो गया। अब यहाँ पर दो केसेस होंगे, या तो आप बोलेंगे आ जाओ भाई देख लूँगा तुम्हें, तुमने मुझे क्या हल्का समझा हुआ है, आ जाओ, पिस्टल हैं तो तुम्हारे पास क्या हुआ, मैं हाथों से ही, मेरे पास, मैं करूँगा तुम्हारा मुकाबला। ये जो आपका रेस्पॉन्स है ये क्विक रेस्पॉन्स है। इसके लिए क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद इस ख़तरनाक सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएगी। आपकी बॉडी जी नेचुरली, आपने क्या इरादा किया, मैं तो इनसे मुकाबला करूँगा, आ जाएं ज़रा, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद रेस्पॉन्ड करेगी। किस तरह से? आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी, हाथ पैर जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, नज़र तेज़ हो जाएगी और आपकी बॉडी तन जाएगी। क्यों? ये क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जो एकदम तन गई है कि हाँ, और आंखें बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं और आंखों से शोले निकल रहे हैं और आप जो है वो कपकपा रहे हैं गुस्से से, आपके जज्बात बेकाबू हो रहे हैं और एक जज्बा आपके अंदर है कि आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, आ जाएंगे। What is this? Why you have become so energetic? Just because of this adrenal medulla's hormone, adrenaline hormone। ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो ये एड्रीनालाइन मेडुला ये हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है। समझ आ गई बात? तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। एनर्जी चाहिए ना आपकी बॉडी को, एनर्जी होगी तो भाई लड़ेंगे ना, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उससे सारे सेल्स आपके एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि ठीक है आ जाओ। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है मेन एक्शन इसका, रेस्पॉन्स टू एमरजेंसी कंडीशंस। इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है। ये तो एक केस है, ठीक है। दूसरा केस भी साथ ही आपको बता दूं ताकि आपको इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है आपके लिए। दूसरा केस ये है कि आपने 5-6 लड़के जब देख लिए कि पिस्टल लेके आ रहे हैं और वो आपको मारना चाह रहे हैं, अब आपको अपनी जान का हुआ ख़तरा, आपने बोला भाई फ़ौरन यहाँ से निकल लो, फुट लो, कौन लड़ेगा इन 5-6 से, ज़िंदगी सबको प्यारी है। आपने फ़ौरन बोला और आपने बोला सर पे पैर रख के भागना है, बस जितनी तेज़ भाग सकते हैं। पहले लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए थी, इसी एड्रीनलाइन हार्मोन ने आपके बॉडी को एक्टिव कर दिया, एनर्जेटिक कर दिया, और अब दोबारा आपको ताकत चाहिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। यही एड्रीनलाइन हार्मोन आपकी बॉडी को दोबारा एनर्जेटिक करेगा। लेकिन पहले क्या केस था, वो एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए थी जब आप फाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जिसमें आप फ्लाइट करना चाह रहे हैं कि उड़ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, भाग लो, बस जितनी तेज़ दौड़ सकते हो दौड़ लो। दोनों केसेस में आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ये जो केस होते हैं इमरजेंसी वाले, इनको बायोलॉजी की ज़बान में फ़ाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहा जाता है। फ़ाइट या तो आप लड़ते हैं, और फ्लाइट या फिर आप भाग लेते हैं। फ़ाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, इन दोनों केसेस में आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है भाई, या तो लड़ना है या भाग लेना है, दोनों केसेस में। और आपकी बॉडी को अचानक जो है वो एनर्जेटिक कौन बनाता है, वो ये बनाता है। इसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूं साथ साथ, मैंने अभी एक बात बताई है, मिटा दूं पहले इसको। अभी मैंने आपको क्या बात बताई है कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। बॉडी एनर्जेटिक किसकी मदद से होगी? एनर्जी कौन सा मॉलिक्यूल दे रहा है? ग्लूकोज दे रहा है। ग्लूकोज कहाँ मौजूद है? स्टोर हुआ हुआ। ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में है, स्टोर्ड फॉर्म। एक दूसरे मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप जो खाना खाते हैं ना, उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में शामिल होते हैं।
और ब्लड इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कहाँ ले जाता है, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में ले जाता है। वहाँ पे जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपके सेल्स को एनर्जी मिलती है, आपकी पूरी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी मिलती है, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ चुके हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वो सेल्स तो नहीं लेंगे ना, सेल तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे। तो ये बाकी मानदा जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये कहाँ रुकेंगे, जाहिर सी बात है ये ब्लड में ही घूमते रहेंगे। अब ब्लड जो है इनको अपने अंदर एक हद तक रखेगा, उसके बाद ब्लड क्या करेगा, इसको डब्बों में बंद कर देगा। डब्बों में बंद करने का मतलब ब्लड जो है इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म में ले आएगा, इनको स्टोर कर देगा इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, ठीक है। उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ग्लाइकोजन। समझ में आ गई बात। तो ग्लाइकोजन क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये बायो मॉलिक्यूल है। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है भाई, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। और जब ऐसी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स वाली कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है, ये ग्लूकोज जो इस शक्ल में स्टोर हुए होते हैं, इस मॉलिक्यूल की शक्ल में स्टोर हुए होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, फिर ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक डाउन क्या होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और इनमें जब ये टूटते हैं तो इनमें से कौन से मॉलिक्यूल निकलते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलते हैं। और यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको क्या देते हैं, ये आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसकी वजह से आपके ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ भी है, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हो तो जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, ज़रा इस सिचुएशन को समझिएगा। लेकिन ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ज़रूरत, ग्लूकोज एनर्जी ही देंगे, तो क्या फिर आपको जो है वो किसको, क्या ये एनर्जी किडनीज़ को चाहिए होगी, क्या आपकी स्किन को ये एनर्जी चाहिए होगी? नहीं भाई, आपने फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, इसमें किडनी का तो कोई काम थोड़ी ना है। किडनी आपकी बाहर निकल के थोड़ी ना पिस्तौल लेके लड़ना शुरू कर देगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। किडनी तो अंदर है बेचारी, और स्किन भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तो ना तो इसको एनर्जी की ज़रूरत है इतनी, ना इसको एनर्जी की ज़रूरत है इतनी। तो इन दोनों चीज़ों को, जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ, वो क्या होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स, किडनीज़ की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली जो दूसरी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जो किडनी और स्किन की तरफ नहीं जा रही, वो क्या हो जाएंगी, वो फिर डायलेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डायलेट। डायलेट का मतलब एक्सपेंड, वो फैल जाएंगी। अब ज़रा दोनों किस्म की ब्लड वेसल्स का मवाजना कर लीजिए। किडनी और स्किन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स जो हैं उनका क्या होगा, उनकी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। इसका मतलब वहाँ कम ब्लड जाएगा, इसका मतलब वहाँ कम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जाएंगे। नुक्ता समझ रहे हैं आप? और वो ब्लड वेसल्स जो कि इनको छोड़ के दूसरी जगहों पर जा रही हैं, जहाँ पर ज़रूरत है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स की, वो कहाँ पर ज़रूरत है भाई, जिनको, वो आपके हार्ट को ज़रूरत है, आपके ब्रेन को ज़रूरत है इस वक्त एनर्जी की बहुत ज़्यादा। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तक ज़्यादा पहुँचने चाहिए, हार्ट की तरफ, ब्रेन की तरफ ज़्यादा पहुँचने चाहिए। मसल्स, आपके जो मसल्स हैं ये, इन तक ज़्यादा
एनर्जी पहुंचनी चाहिए, तो क्या होगा, इन तक जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, जो इन तक जा रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकलेगा कि ब्लड इनकी तरफ ज़्यादा जाएगा। ब्लड ज़्यादा जाएगा इनकी तरफ तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी इनकी तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी की सारी सिचुएशन इसके अंदर होगी। ठीक है भाई, तो ये एड्रिनल ग्लैंड हमारा निमट गया। अब हम चलते हैं आखिरी ग्लैंड जो कि गोनेड है। मिटा दूं इसको, उसकी तरफ। गोनेड्स, इससे स्टार्ट लेंगे। इसका भी इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले हैं क्या भाई ये, क्या होगा, इसका भी इंट्रोडक्शन होगा। किससे स्टार्ट होगा, इसका भी वर्ड से। आपसे कोई पूछता है गोनेड्स क्या हैं, तो आप बोले भाई ये ऑर्गन है हमारी बॉडी के। जिस तरह हार्ट एक ऑर्गन है, जिस तरह पैंक्रियास एक ऑर्गन है, जिस तरह स्टमक एक ऑर्गन है, आई है, नोज़ है, टंग है, ये ऑर्गन्स हैं ना आपकी बॉडी के, आज़ा हैं। तो बिल्कुल इसी तरह गोनेड्स जो हैं ये भी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। बड़ा सिंपल सा जवाब, ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। फिर वो अगला सवाल आपसे पूछता है कि भाई ठीक है, ये ऑर्गन तो हो गए हमारी बॉडी के, ख़ास किस्म के ऑर्गन, इनका कोई नाम है? आप कहेंगे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। असल में पूरा नाम है इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आप बोलेंगे ठीक है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इनका काम क्या होगा? आप बोलेंगे इसका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से, इसका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से। फिर वो पूछेगा भाई रिप्रोडक्शन क्या है? आप बोलेंगे ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एक काम है। वो बोलेगा क्या काम हो रहा है इसके अंदर? वो आप कहेंगे कि इसमें नस्ल बढ़ाने का काम हो रहा है, नस्ल बढ़ाने का काम हो रहा है। फिर आप उसको बोलेंगे, आप मज़ीद भी पूछेंगे तो मैं आपको आपके पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 8, 10, 12 सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इन्हीं सिस्टम में एक सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्शन का भी है, जिसको हम अफजाइश नस्ल का निज़ाम कहते हैं। ये वो सिस्टम है जिसके तहत इंसानी नस्ल आगे बढ़ती है, जानवरों की नस्ल आगे बढ़ती है, लिविंग थिंग्स की नस्ल आगे बढ़ती है। मैं हूँ तो मेरे पेरेंट्स हैं, तो उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, और मेरे आगे आने वाले बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये मामला चलता रहेगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप कहते हैं, और ये रहा उनका नाम, गोनेड्स। ठीक हो गया भाई? तो ये पूरा तारुफ आपने उसको दे दिया। फिर उसने पूछा ये कितनी किस्मों के हैं, टाइप्स? आपने कहा है ये 2 किस्मों के हैं। एक को टेस्टिस कहा जाता है, दूसरे को ओवरीज कहा जाता है। ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ओवरीज क्या हैं? आप बोलेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वो आपसे पूछेगा भाई ये टेस्टीज और ओवरीज गोनेड्स हैं, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। टेस्टीज जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरीज जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलेंगे भाई अब क्या सारी चीज़ें, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल कर लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो आसान सी बात है, ये ख़वातीन में पाए जाते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये हजरात यानी कि मर्दों की बॉडीज़ में पाए जाते हैं। बस क्लियर हो गई ये बात। अब इनको अलग अलग हम ज़रा देख लें। तो टेस्टिस क्या है? अ टाइप ऑफ गोनेड। ओवरी क्या है? अ टाइप ऑफ गोनेड।
टेस्टिस की तादाद कितनी होती है मर्दों के बॉडी के अंदर? 2 होते हैं। ओवरीज की तादाद कितनी होती है औरतों की बॉडी में? 2 होते हैं। अब इनकी ज़रा तफसील 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। मिटा दूँ इसे? अब इंडिविजुअली ज़रा इनको हम देख लेते हैं। एक तीसरा फंक्शन जो कि मैं लिखना भूल गया, तीसरी हेडिंग, सॉरी, इनका काम तो वैसे हम कहते हैं ना कि नस्ल बढ़ाने का, नस्ल बढ़ाने के ऑर्गन्स हैं। अगर वो आपसे पूछे कि नस्ल बढ़ाने के ये ऑर्गन्स नस्ल को किस तरह बढ़ाएंगे, तो आप उनको बताएं कि ये प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स। एक वो गैमेट्स हैं जो कि टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मेल हजरात के पास टेस्टिस हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे वो जो कि ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो है ये ओवरीज। तो काम क्या है इनका, टेस्टिस का और ओवरीज का, कि ये जो है ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और गैमेट्स जो हैं ये हैं क्या, अ टाइप ऑफ सेल। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी किस्मों के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, आँखों के सेल हैं, कान के सेल हैं, होंठों के सेल हैं, ज़बान के सेल हैं, मसल्स के सेल हैं, बहुत सारी किस्मों के सेल हैं। तो ये भी अ टाइप ऑफ सेल्स, ये भी सेल की एक किस्म है। ये गैमेट्स भी सेल हैं, और इनको नॉर्मली सेक्स सेल्स कहा जाता है, सेक्स सेल्स कहा जाता है। तो ओवरीज और टेस्टिस का जो है वो काम क्या है, गैमेट्स या सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन। ये ओवरीज या टेस्टिस जो है इन गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं या सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मर्द हजरात जो गैमेट्स या सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पर्म्स कहा जाता है, और ख़वातीन जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं उनको ओव्यूम्स कहा जाता है। समझ आ गई बात? ये स्पर्म्स हैं और वो ओव्यूम्स हैं। तो काम भी आपको पता लग गया कि इन गोनेट्स के अंदर टेस्टिस या ओवरीज का काम क्या है। इनका काम है गैमेट्स की प्रोडक्शन, सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन। एक तो ये काम है इनका, ये तो सबको ही पता होगा तकरीबन, जो बायोलॉजी की थोड़ी बहुत नो हाव रखते हैं। इन्हीं गोनेट्स का या टेस्टिस का या ओवरीज का एक काम और है, हार्मोन्स की सिक्रेशन। हार्मोन्स सिक्रेशन यानी कि हार्मोन्स का इखराज, हार्मोन्स को रिलीज करना। सिक्रेशन मीन्स ये सीक्रेट राज नहीं है। सिक्रेशन का मतलब है रिलीज करना। क्या मतलब है रिलीज करना? मतलब खारिज करना। तो एक तो काम इनका टेस्टिस का ओवरीज का क्या है, गैमेट्स की प्रोडक्शन। दूसरा काम है हार्मोन्स की सिक्रेशन या हार्मोन्स का इखराज। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, ज़रा इंडिविजुअली इनको देख लें अलग अलग। मिटा दूं? टेस्टिस को देख लेते हैं सबसे पहले। टेस्टिस, ठीक है भाई, हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट ये है क्या? अ टाइप ऑफ गोनेड, अ टाइप ऑफ गोनेड। वेरी सिंपल। जो 2 किस्मों के गोनेड्स होते हैं उनमें से एक किस्म जो है गोनेड की, उसको टेस्टिस कहा जाता है। किन में पाए जाते हैं? ये मेल, मर्दों में। ठीक है भाई, आगे इनकी शेप कैसी है?
इनकी शेप कैसी है, ओवल इन शेप होते हैं, जैसे अंडे की शक्ल होती है ना, यूं इस तरह की शक्ल के ये टेस्टीज होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं ये, ठीक है। ये जो टेस्टीज हैं ये एक पाउच में बंद होते हैं, उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या है, ये पाउच है, एक थैली सी है। क्या काम है इस पाउच का या थैली का, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी एग्जाम में आ जाती हैं। व्हाट इज स्क्रोटम, ये पाउच है विच होल्ड्स, जो कि अपने अंदर रखता है, किसको रखता है, टेस्टीज को, विच होल्ड्स टेस्टीज, ठीक है भाई। एक और चीज़ भी हमने देखी थी कि टेस्टीज और ओवरीज का काम सिर्फ गैमेट्स की प्रोडक्शन नहीं है बल्कि हार्मोन्स की सीक्रेशन भी है। टाइप ऑफ हार्मोन, ये कौन सी किस्मों के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्या नाम है उन हार्मोन्स का जो कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हार्मोन्स का नाम है टीस्टोस्टेरोन। टीस्टोस्टेरोन, ये हैं वो हार्मोन्स जो कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक और चीज़ बता दूं, जब हम ओवरीज़ की बात करेंगे तो ओवरीज़ भी एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती हैं। जिस तरह टेस्टीज़ कर रहे हैं इसी तरह ओवरीज़ भी करती हैं। तो ओवरीज़ और टेस्टीज़ जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं उनके अलग अलग नाम तो हैं, लेकिन कलेक्टिवली भी उनका एक नाम है, ठीक है। जैसे दुनिया में जितने इंसान हैं, मर्द हो या औरत हो, उनका भी एक कलेक्टिव नेम है ना, इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, है तो इंसान। तो बिल्कुल इसी तरह ये हार्मोन्स जो कि टेस्टीज रिलीज़ कर रहे हैं या वो हार्मोन्स जो ओवरीज रिलीज़ कर रही हैं, उनके अलग अलग नाम तो हैं लेकिन एक कलेक्टिव नाम भी है उनका। उनको कहा जाता है यहाँ पर एंड्रोजन। एंड्रोजन, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये टीस्टोस्टेरोन क्या है तो आप इसको कह सकते हैं अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन, ठीक है। तो ये टीस्टोस्टेरोन क्या है, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। और जो ओवरीज हार्मोन्स रिलीज करेंगे उनसे पूछा जाए, उनका भी नाम मैं बताऊंगा अभी जब ओवरीज की तरफ आऊंगा, तो वो भी अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, ठीक है। इसको मिटा दूं, ये एंड्रोजन की भी बात आ गई, तो साथ ही मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, फंक्शंस। जो ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका काम तो अफजाइश नस्ल है, नस्ल बढ़ाना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ, क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं वो मर्दों से मुताल्लिक हैं, तो यही वो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी बॉडी, आपके फेस के ऊपर माउस्टेश की प्रोडक्शन लेके आते हैं। यानी कि जब आप एडल्ट होते हैं, बालिग होते हैं, नौजवान बनते हैं, यानी कि 9 मैट्रिक का स्टूडेंट यही होता है ना, तो क्या क्या होता है, आपके चेहरे पर माउस्टेशेस, मूछें आ जाती हैं, ठीक है, और बियर्ड, आपकी दाढ़ी भी आ जाती है, ठीक है भाई। और डीपनिंग ऑफ वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, एटसेट्रा। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। तो कोई आपसे पूछे भाई आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप बताएं ज़रा ये माउस्टेशेस जो आपकी प्रोड्यूस हुई हैं इसके पीछे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, आप बोलेंगे जो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, आप बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरी बॉडी का। वो पूछेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप बोलेंगे टेस्टीज आते हैं मेरी बॉडी के। तो वो पूछेगा टेस्टीज के अंदर क्या आते हैं, तो आप बोलेंगे टेस्टीज के अंदर जो हार्मोन्स हैं जिनका नाम है टीस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के, मेरी मूँछों के, मेरी दाढ़ी के और मेरी आवाज़ के भारीपन और दीगर तब्दीलियाँ जो मेरी बॉडी में आई हैं, मर्दाना तब्दीलियाँ, उसके पीछे ये हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है भाई।
अब ज़रा ओवरीज को देख लें, मिटा दो इसको। और ये टेस्टिस होते कितने हैं, तादाद इनकी कितनी है, 2 हैं। अब देख लीजिए ओवरीज, किससे स्टार्ट किया जाएगा, व्हाट, ये है क्या, टाइप ऑफ गोनेड, ठीक है। नंबर, मोबाइल नंबर नहीं ओवरीज का, ठीक है। नंबर से मतलब इसकी तादाद, इसकी तादाद कितनी है भाई, ये भी 2 है। इनका साइज जो है वो ओवरीज का कितना होगा, अंगूर के दाने के बराबर, ग्रेप साइज, छोटी छोटी सी होती हैं ये, अंगूर के दाने के बराबर जो है ये इनका साइज होता है। लोकेशन, ये फीमेल्स की बॉडी में किस जगह पर होती हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ यूटिरस, लोअर abdominal cavity on either side of uterus। ईदर का मतलब ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों अतराफ में, दोनों साइड्स में, ठीक है। यूटिरस के दोनों साइड में ये 2 है ना ये तादाद में, तो एक इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है यूटिरस के, और दूसरी ओवरी जो है वो राइट साइड पर है यूटिरस की। यूटिरस क्या है, इसको हम खालिस उर्दू में बच्चा दानी भी कहते हैं, बच्चा दानी। यूटिरस वो जगह है, प्लेस है फीमेल्स की बॉडी में जहाँ पर फिटस, बायोलॉजिकल नेम है बच्चे का, वो बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट जो है पूरी की पूरी माँ के पेट में, जिसको हम कहते हैं ना माँ के पेट में, तो माँ के पेट में किस जगह पर, यूटिरस में बच्चे की डेवलपमेंट होती है। वहीं पर मादर शिकम में, जिसको हम कहते हैं खालिस उर्दू में, माँ के पेट में वो बच्चा जो है पूरी अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल करता है, तकरीबन 9 मंथ्स, ठीक है भाई। ये इंसानों का टाइम पीरियड है। तो 9 महीने जो बच्चा वो वहाँ गुजारता है, वो फीमेल्स की बॉडी में किस जगह पर, जिसको उर्दू में बच्चादानी कहा जाता है और बायोलॉजी की ज़बान में उसको यूटिरस कहा जाता है। इसके लेफ्ट राइट साइड पर ये ओवरीज मौजूद हैं 2, ठीक है भाई। ये इसकी लोकेशन भी मैंने बता दी। एब्डोमिनल कैविटी किसको कहा जाता है, एब्डोमिन जो है, ये एब्डोमिनल वर्ड निकला है एब्डोमिन से, और एब्डोमिन का मतलब है पेट। क्या मतलब है, पेट। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह। तो ये जो आपका पेट है, खाली जगह है ना, ये अंदर से ये खाली जगह रखी गई है, तो इस खाली जगह के अंदर ये स्टमक रखा गया है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सारी की सारी चीज़ें रखी गई हैं ना। तो इसी तरह फीमेल्स में इजाफी जगह होती है एब्डोमिन के अंदर, पेट के अंदर, वहाँ पर ये सब कुछ मौजूद होता है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, और क्या है, मिटा दूँ इसको। अब इसके भी हार्मोन्स को हम देख लें ज़रा। ये जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो तो मैं बता चुका हूँ कि उनका नाम तो ओव्यूम्स है, जिसका प्लूरल ओवा है। लेकिन हार्मोन्स देखें, ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है भाई। और दूसरा जो है, 2 किस्म के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन है हार्मोन, इसका काम क्या है, इसका अलग काम है, और इस हार्मोन का अलग काम है। इसका जो काम है एस्ट्रोजन का, नीचे वाले का, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, और दूसरा काम जो है इसका शार्पनिंग ऑफ वॉइस,
शार्पनिंग ऑफ वॉइस, मर्दों की भी और औरतों की भी, जब बच्चे से ये एडल्ट फेज में दाखिल होते हैं, ठीक है, बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, यानी कि ये 7, 8, 9 मैट्रिक का ही टाइम पीरियड होता है, इसी में ये बच्चों से एडल्ट एज में आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चेंजेस जो आती हैं, लड़कों में भी बता दी मैंने, गर्ल्स में ये जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और शार्पनिंग ऑफ वॉइस। आपने देखे मैंने लड़कों के बारे में बताया था डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो फ़र्क रखिएगा, जब हम बोलते हैं कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है तो इंग्लिश में मर्दों के लिए बोलेंगे, लड़कों के लिए डीपनिंग ऑफ वॉइस, ख़वातीन के लिए बोलेंगे शार्पनिंग ऑफ वॉइस। उनकी आवाज़ भारी तो नहीं होती, बल्कि कैसी हो जाती है अब ये तो मुझे तो खुद नहीं पता भाई, मैंने कभी गौर नहीं किया इसके ऊपर। बहरहाल उस वॉइस का नाम है शार्पनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है। और ये हार्मोन जो है ज़िम्मेदार है इस चीज़ का, एट्सेट्रा। इसके अलावा और दूसरे खवास जो हैं वो भी जनरेट होते हैं बच्चियों में, तो उसके लिए भी ये एस्ट्रोजन है। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, इसका क्या काम है? इसका काम है मेंटेन करते हैं, ये हार्मोन्स मेंटेन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन एंड प्रिपेयर, तैयार करते हैं किसको? यूटिरस को, फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए यूटिरस को मेंटेन करना और तैयार करना इस हार्मोन की जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एब्डोमिनल ग्लैंड भी निमट गया और गोनेट्स में टेस्टिस और ओवरीज भी निमट गए। मिटा दूं इसको। तीसरा टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म, उसको भी देख लेते हैं। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन। फीडबैक कंट्रोल mechanism of hormonal secretion of hormonal secretion। आपकी बॉडी के निज़ाम जो काम कर रहे हैं ना, सिस्टम्स जो आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम करते रहें, ठीक है। जैसे गाड़ी की एक रफ्तार है, आप एक जा रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो गाड़ी की रफ्तार, आपकी कोशिश होगी गाड़ी की रफ्तार स्टैंडर्ड रहे, ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाए ना घट जाए, ना तो आप इतने स्लो हो जाएं कि एक पैदल आदमी आपकी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ निकल जाए, और ना ही आप जो है वो इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएं। गाड़ी की रफ्तार मुतवाज़िन होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जितने सिस्टम्स हैं, वो सब जो काम करते हैं, वो काम भी जो है वो बैलेंस स्टेट में होने चाहिए, ना कि वो ज़्यादा करें ना वो स्लो करें, उनकी रफ्तार जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म, ये जो निज़ाम है आपकी बॉडी का, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म या फीडबैक मैकेनिज़्म भी इसको कहा जाता है, बुनियादी तौर पर इसका यही काम है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझ आ गई बात? तो ये फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म इस चीज़ का जिम्मेदार है कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि बाबा सारे काम, सारे सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर कहीं 19-20 किसी सिस्टम के साथ हो जाता है तो ये फिर पीछे से उसको हेल्प आउट करता है, इससे ये सिस्टम जो है उसको ठीक करता है, उसको अपनी जगह पे दोबारा लेके आता है ताकि वो सही तरह फंक्शनल हो जाए। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड्स हैं, ठीक है, पैंक्रीज है, ये जो ग्लैंड्स हैं सारे के सारे, ये सब के सब कलेक्टिवली एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। इन ग्लैंड्स का काम है हार्मोन्स रिलीज़ करना, और ये हार्मोन्स वो केमिकल हैं जिनके मुख्तलिफ काम हैं, जैसे कि आपने अभी तक देखे भी हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म इनको सिग्नल नहीं देगा। क्या कहा मैंने? फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म इनको सिग्नल नहीं देगा कि भाई साहब आप काम करें, मतलब आप अपने
हार्मोन्स को रिलीज़ करें। जब तक ये सिग्नल नहीं देंगे ये अपने ग्लैंड जो है हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? तो इसका नाम अब देख लें, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन। सीक्रेशन वर्ड पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब है इखराज। टॉपिक का मतलब समझ में आ गया? अब कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर ये फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है वो काम करता है। दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसकी टाइप पहले तो मैं बता दूं कि ये वही, हम सबसे पहले अवार्ड से शुरू करते हैं कि ये है क्या। मिटा दूं इसको। सबसे पहले ये है क्या, मैकेनिज्म टू रेगुलेट हार्मोन सीक्रेशन। ये एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब ये एक निज़ाम है। काम क्या है इसका? टू रेगुलेट हार्मोन सीक्रेशन। हार्मोन सीक्रेशन, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेशन को रेगुलेट करना। व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड, जब भी इनकी ज़रूरत हो। व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड, जब भी इनकी ज़रूरत हो उसको रिलीज़ करना। कितनी टाइप्स के हैं ये? 2 टाइप्स के फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ये 2 तरह का, 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, और दूसरा हमारे पास होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। ठीक है भाई, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल और पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, ये फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म 2 तरह का होता है। अब इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। मिटा दूं इसको। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म को देख लीजिए। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल हमेशा की तरह क्या है ये? व्हाट, कोई आपसे पूछ ले भाई ये है क्या, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या है? टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोल, टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोल, ये फीडबैक कंट्रोल की एक टाइप है। टू सेट द सिस्टम्स, अब इसमें होता क्या है? टू सेट द सिस्टम, सिस्टम को ये सेट करेगा। कैसे? बाय ब्रिंगिंग डाउन, बाय ब्रिंगिंग डाउन। ये एक वर्ड जो है ना, ये ब्रिंगिंग डाउन, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें क्योंकि ये सेंट्रल की वर्ड है, ये सब कुछ बताएगा। बाय ब्रिंगिंग डाउन समथिंग, किसी चीज़ को कम करके, किसी चीज़ को कम करके। एग्जाम्पल इसकी देखें फिर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है? आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। अब आपको पता है आपके ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ये ख़तरनाक बात है भाई, इसको शुगर कहते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ डायबिटीज़ मेलिटस वाली। तो ग्लूकोज लेवल अगर आपकी बॉडी का बढ़ गया तो ये ख़तरनाक है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी। प्यास क्यों लगेगी आपकी बॉडी? क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। यूरिन क्यों आएगा? क्योंकि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी तो ये ग्लूकोज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होगा। समझ में आ रही है बात? और ग्लूकोज की कमी जब होगी तो एनर्जी की कमी होगी, उससे आपको भूख भी लगेगी ताकि आप और खाना खाएं। तो बहरहाल ये एक ऐसी सिचुएशन है इसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब इसको क्या करना है? क्या लिखा है मैंने? ब्रिंग डाउन।
तो इसको क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज है, इसको डिक्रीज करने के लिए कि ये दोबारा ग्लूकोज का लेवल घट के अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ये हार्मोन्स जो हैं, ये फीडबैक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है, ये जाके किसके पास जाएगा, ये जाएगा पैंक्रियास के पास, पैंक्रीज के पास, पैंक्रीज के पास। ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल पैंक्रीज को बोलेगा कि भाई साहब इंसुलिन प्रोड्यूस करो। क्या बोलेगा पैंक्रीज को, इंसुलिन प्रोड्यूस करो, क्योंकि इंसुलिन ही है जो कि ग्लूकोज को काबिल इस्तेमाल बनाएगा, यूजेबल बनाएगा, यूजेबल बनाएगा। अब इंसुलिन तो यूजेबल बनाएगा इस ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज जब जो है वो अपने काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाएगा तो फिर सेल्स इसको यूज़ भी करेंगे। देखें, बात दो चीज़ों को ज़रा समझिएगा, मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा। ये ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा है ये ब्लड में बढ़ा है, ठीक है। सेल्स के पास ये ग्लूकोज नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि एक मॉडिफाइड फॉर्म है इस ग्लूकोज की, एक काबिल इस्तेमाल हालत है इस ग्लूकोज की। जब तक ये उस इस्तेमाल के काबिल ग्लूकोज नहीं होगा, सेल्स इसको इनटेक नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ये ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, जमा होता रहेगा, जो कि ख़तरनाक बात है। समझ में आ गई बात? तो ये इंसुलिन जो है इसको काबिल इस्तेमाल बनाता है इस ग्लूकोज को, ताकि सेल्स इसको आसानी से यूज़ भी करें और स्टोर भी करें। और इस इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रीज। पैंक्रीज कब प्रोड्यूस करेगा? जब ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है इसको जाके जगाएगा, बोलेगा भाई इंसुलिन रिलीज करो, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो समझ में आ गई बात? अब ये इंसुलिन जो है आएगा तो उसके बाद इस ग्लूकोज को काबिल इस्तेमाल बनाएगा। तो ये काबिल इस्तेमाल बनने के बाद ग्लूकोज नहीं रहेगा जी, ये कुछ और बन जाएगा। वो क्या बनेगा अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं रहेगा। तो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन आके इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को काबिल इस्तेमाल बनाता रहेगा और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल्स में जाते रहेंगे, ब्लड से कम होते रहेंगे। कम होने का मतलब ब्रिंग डाउन, मिकदार कम करना। तो आपने देखा कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ने किस तरह मिकदार को कम करके सिस्टम को बैलेंस किया। समझ में आ गई बात? क्योंकि वो बढ़ गया था, इसको घटा के अपने लेवल पे लेके आया है। इसीलिए इस किस्म का निज़ाम जो है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कहता है, जिसमें क्या करना है, लेस करना है, कमी करके जो है वो चीज़ों को बैलेंस करना है। ठीक है, इसको ज़रा समझिए। अब ये समझ में आ गया तो आप फिर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक को इसका उल्टा समझ रहे होंगे। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, पॉजिटिव फीडबैक इसका उलट नहीं है। यानी कि आप ये समझ रहे होंगे यहाँ पर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया था तो इसने घटा दिया, तो पॉजिटिव फीडबैक लेवल के अंदर कोई चीज़ जो है वो कम हो जाएगी तो पॉजिटिव फीडबैक लेवल उसको बढ़ा देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल जो है वो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी को बढ़ाएगा। क्या कहा मैंने? एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी को बढ़ाएगा। अभी बताता हूँ मिसाल देके, इसमें दी हुई है, मिटा दूँ इसको। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, ठीक है भाई, क्या है ये? अब तो ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, टाइप ऑफ फीडबैक क्या है ये? अब इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, लिखते हैं इसको। टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोल which suits, which, अब आगे मैंने लिखा है which suits an example, मतलब मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी आगे, मैंने कहा भाई एग्जाम्पल देख लो, इससे बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सकिंग ऑफ निपल,
बाय बेबी। और ये एग्जाम्पल आपकी जो है वो बुक में भी दी हुई है। सकिंग ऑफ निप्पल, शीर ख्वार बच्चा है। शीर जो है वो फारसी ज़बान में दूध को कहते हैं, तो शीर ख्वार, ख्वार मतलब पीना, शीर ख्वार बच्चा, दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स इनको जो कहा जाता है इंग्लिश में, ये इन्फेंट्स जो होते हैं ये मदर फीड पे चलते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो वो निप्पल्स को जब अपने मुंह में लेते हैं, सक करते हैं उसको, तो उससे क्या होता है, उससे जो मदर है वो हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? मदर जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम मेरे ख्याल में यहाँ नहीं है, एक हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन्स यहाँ पर कहाँ से रिलीज होते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स ये कहाँ पर होते हैं? ब्रेस्ट में होते हैं। ये माओ के ब्रेस्ट में ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और ये हार्मोन्स रिलीज करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। लेकिन और इन हार्मोन्स के रिलीज करने से क्या होगा, मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो अपना काम जब शुरू करते हैं, देखें अल्लाह ताला का निज़ाम देखें ज़रा, आप निज़ाम देखें। बच्चा जब निप्पल को मुंह में लेता है सक करने के लिए, ये एक्शन जब होता है उसी वक्त मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। यही हार्मोन्स जाके दूध की प्रोडक्शन शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा सक करता है निप्पल को, उतना ज़्यादा मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और उतना ही ज़्यादा जो है वो दूध आता रहता है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल है, मतलब एक्शन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसकी शिद्दत बढ़ रही है, एक्शन तेज़ी से हो रहा है, तो रिएक्शन भी देखें तेज़ी से हो रहा है। यहाँ कमी नहीं हो रही वहाँ पर उस नेगेटिव फीडबैक जैसे सिस्टम में नहीं, एक चीज़ का इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ का भी इजाफा हो रहा है। निप्पल सकिंग की स्पीड बढ़ रही है तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन की रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल था। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और इस वीडियो को तमाम करते हैं। डिसऑर्डर्स, बिठा दूँ, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हल्का सा उनका ओवरव्यू दूंगा भाई, थक गया मैं काफ़ी अभी। ठीक है, पता नहीं कितनी देर की वीडियो हो गई है, मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। अभी मोबाइल चेक करूंगा तो पता चलेगा। लास्ट टॉपिक इसका, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर्स का मतलब बीमारियां। आपके नर्वस सिस्टम से मुतालिक कौन कौन सी बीमारियां हैं? दो किस्म की बीमारियां हैं, एक को पैरालिसिस कहते हैं, इसको वैस्क्यूलर भी कहा जाता है, ठीक है भाई, और दूसरा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी का एक और नाम भी है, इसको फंक्शनल कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आ जाए ना, आपसे बोले वो, आपसे पैरालिसिस नहीं बोले वो, बल्कि आपसे बोले भाई साहब आप ज़रा वैस्क्यूलर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन कर दें। अब आप बोलेंगे यार वैस्क्यूलर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ कोर्स दे दिया। नहीं भाई, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये वैस्क्यूलर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम इनडायरेक्ट वे में ये पैरालिसिस है, ठीक है। एपिलेप्सी को फंक्शनल कहा जाता है। आपसे कहा जाए फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन कर दें तो उसमें एपिलेप्सी आ जाता है, ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस है क्या, इससे स्टार्ट लेंगे हमेशा। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है भाई, और क्या है, व्हेन हैपन, ये होता कब है, व्हेन हैपन ये होता कब है। पार्शल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, पार्शल और कंप्लीट
लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट, लॉस ऑफ कंट्रोल्ड मूवमेंट, इसको उर्दू में कहा जाता है फालिज हो जाना। अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन किसी को कहते हैं हाथ पे फालिज गिर गया है, तो इसका मतलब उसका हाथ जो है उसके कंट्रोल से निकल गया, अब वो अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकता। ठीक है, अगर पूरे जिस्म पे फालिज गिर जाए, अल्लाह ना करे पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए, तो पूरी बॉडी हरकत नहीं कर सकती। वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, लेकिन अपनी बॉडी को हरकत नहीं दे सकता। अगर लोअर बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाए तो आप अपनी टांगों को हरकत नहीं दे सकते। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, पार्शल, या तो आपकी बॉडी का कोई हिस्सा जिस पे आपका कंट्रोल था, कंट्रोल्ड मूवमेंट, मतलब उसकी मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में थी, वो क्या हुई है, वो या तो उसका आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन या आपकी पूरी बॉडी जो है उसने इख्तियार, उसका लॉस हो गया है, कंट्रोल मूवमेंट जो है उसके हाथ से निकल गई हैं, वो कंट्रोल मूवमेंट, वो मूवमेंट जो कभी उसके कंट्रोल में थी उनका लॉस हो गया है, अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपका हाथ पहले हरकत करता था आपकी मर्ज़ी से, कंट्रोल मूवमेंट थी, लेकिन ये आपके पास से इख्तियार अब जा चुका, आप अपने हाथ को हरकत ही नहीं दे सकते, आपका ऑर्गन जो है वो पैरालाइज हो गया, पार्शल पैरालाइज। और अगर आपकी पूरी बॉडी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो इसको कंप्लीट पैरालाइज कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि ऐसा होता क्यों है, रीज़न इसका कि आप अपनी बॉडी को हरकत नहीं दे पा रहे होते। मिसाल के तौर पर ये हाथ जो है आप इसको हरकत नहीं दे पा रहे, तो आपके हाथ की हरकत का ताल्लुक आपके हाथ के मसल्स के साथ है। किसके साथ है, मसल्स के साथ। तो आपके हाथ के जो मसल्स हैं वो इनएबल हो गए हैं, इनएबल। ठीक है भाई। तो आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन जो है, क्योंकि हरकत तो कौन करेगा, आपके मसल्स हरकत करेंगे, और मसल्स को हरकत कौन करवाएगा, ब्रेन करवाएगा। ब्रेन जो है उसका कनेक्शन आपके हाथ के मसल्स से टूट गया है, ब्रेन का कनेक्शन हाथ के मसल्स से टूट गया है, तो मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मसल्स को हरकत नहीं दिला सकते, तो आपका इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप अपने हाथ को हरकत नहीं दे पाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, कॉजेस, इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेस, इसकी वजूहात, यानी कि क्या हुआ आपके साथ जो इसके जिसकी वजह से पार्शल पैरालाइज हो गया या फिर कंप्लीट पैरालाइज हो गया। ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आपका खून बहा है, उससे आपकी जो है वो बॉडी कंप्लीट या पार्शल पैरालाइज हो जाती है। इसी ब्लीडिंग को एक और नाम भी दिया जाता है, वो भी लिख देता हूँ। देखिए MCQs में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसको हेमोरेज कहा जाता है, हेमोरेज, HEMORRHAGE, हेमोरेज इसको कहा जाता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। ठीक है। और क्या है, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन, खून जम गया है आपके ब्रेन के अंदर, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन, आपकी ब्रेन में जो है वो खून जम गया है, ये वजह है। मिटाऊं इसको, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन। और क्या है, इंजरी, ज़ख्मी हो गई है, इंजरी का मतलब ज़ख्मी हो गया है, आपके ब्रेन को चोट लगी है, इंजरी मतलब चोट लगी है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, आपकी रीढ़ की हड्डी को चोट लगी है, या फिर तीसरी क्या चीज़ है, आपकी नर्व्स को जो है वो चोट लगी है कोई, ये तीसरी वजह है। इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो गई, पैरालाइज हो गई। ठीक है। एपिलेप्सी को देखते हैं, इसको उर्दू में कहा जाता है मिर्गी, मिर्गी का दौरा पड़ना। शायद आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो, ड्रामाज में देखा हो, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिटा दूं इसको, मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी के दौरे में होता क्या है, एक बड़ी फ़नी सी सिचुएशन होती है, कुछ ना समझ लोग जो है वो चप्पल या कोई जूता लेके उसको, वो जिसको दौरा पड़ा होता है वो हाथ पैर बेचारा अपने झटके दे रहा होता है, और उसकी आंखें चढ़ी भी होती हैं, अपने होश में नहीं होता, कभी भी जो है उसको ये दौरा पड़ जाता है और वो गिर जाता है,
और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सिर्फ आधे मिनट या 1 मिनट का गेम होता है और उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, ये मिर्गी का जब दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी का। तो कुछ लोग जो है वो एक फ़नी सी सिचुएशन होती है, तो चप्पल उसे सूंघा रहे होते हैं, नाक से लगा रहे होते हैं, या जूता जो है वो लगा रहे होते हैं, बोलते हैं भाई ये जूता नाक से लगा दो या चप्पल नाक से लगा दो, मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, मिर्गी का दौरा वैसे ही आधे मिनट का होगा या 1 मिनट का, वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? ब्रेन में एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जमा हो जाना। आपको पता है आपका ब्रेन जो है वो कौन सी ज़बान समझता है, कौन सी भाषा समझता है? इलेक्ट्रिक करंट की ज़बान समझता है। जो भी सिग्नल जा रहे होते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन से आ रहे होते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और वो बिजली के सिग्नल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जा रहे होते हैं। तो अगर ब्रेन के अंदर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? इस दौरे की शक्ल में निकलता है। इसका रीज़न क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? सडन फ्लैश, नॉर्मल इसकी ये सिचुएशन ये होती है, सडन फ्लैश ऑफ लाइट। अचानक जो है वो तेज़ रोशनी जो है वो आपके सामने हो गई है, बहुत ज़्यादा अचानक आप तेज़ रोशनी में आ गए। अगर आपको एपिलेप्सी है तो वो तेज़ रोशनी की वजह से क्या होगा? आपको जो है वो दौरा पड़ जाएगा मिर्गी का। ठीक है, और उसके नतीजे में आपके ब्रेन के अंदर जो है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जमा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। एग्जैक्ट इसका मतलब होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। ठीक हो गया भाई? अच्छा, उसके बाद ये जो दौरा पड़ता है मिर्गी का दौरा, ये जो दौरा पड़ता है मिर्गी का, बायोलॉजी की ज़बान में इसका एक ख़ास नाम है, इसको सीजियोर्स कहा जाता है। सीजियोर्स, क्या कहते हैं? सीजियोर्स। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं अंदाज़ा ये वीडियो कितनी बड़ी बन गई, लेकिन बस बन गई। अच्छी बात यह है कि चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। इतनी बड़ी वीडियोस बनेंगी भाई, रुक रुक के देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।